लीजिए हम लेके आए न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन आरबीएससी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि दो स्फीयर्स देख दिए, उनके ऊपर चार्जेस दे दिए, डिस्टेंस दे दिया है और इसमें फोर्स कैलकुलेट करानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। दो स्फीयर्स ले लीजिए, इनके ऊपर चार्जेस ले लीजिए। Q1 इज इक्वल्स टू, इट इज गिवन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम का। और Q2 भी गिवन है हमारे लिए, Q2 इज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दी हुई है इसमें 30 सेंटीमीटर। डायरेक्ट हम 30 सेंटीमीटर इसको मीटर बनाना जरूरी है, तो हम इसको 0.30 मीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर से मीटर का कन्वर्जन डिवाइड करके एंड डॉट। अब इसमें पूछ रहे हैं एफ लगाइए। एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगी। अब ध्यान रखिए, अगर ये चार्जेस कहाँ रखी हुई है गिवन नहीं है तो हम उसको कंसीडर करेंगे एयर में गिवन है, और एयर में रखे हुए चार्जेस के लिए के की वैल्यूज हमें लिखनी पड़ती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू पुट करिए, Q2 की वैल्यू पुट करिए, इन सब की वैल्यू पुट करके ध्यान रखिए कूलम में है, ठीक है, कूलम में ही लेने हैं। अगर ये माइक्रो कूलम में होते तो हम इसको चेंज करते। आर स्क्वायर हम पहले मीटर में कर चुके हैं, तो 0.3 इंटू 0.3, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट you will get F is equals to 6 into 10 to the power minus 3 Newton. Very simple question. लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दो स्फीयर्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं दो स्फीयर्स, और इनके ऊपर चार्जेस भी दिया हुआ 10 माइक्रो कूलम। लीजिए आ गया माइक्रो कूलम, और दूसरा हो गया -20 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये चार्जेस दोनों के ऊपर मौजूद हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनको आप टच करा दीजिए। लीजिए हम इसको टच करा देते हैं। टच करके इनको दोबारा दूर कर देते हैं, और उतनी दूरी पर ही हम इनको रखना है जितनी दूरी पर ये पहले रखे हुए थे। ये दूरी दी हुई है। अब ये पूछ रहे हैं टच करने के बाद जो एफ डैश होगी और शुरुआत में टच करने से पहले जो एफ होगी उसका रेशियो क्या होगा। दिस वी हैव टू कैलकुलेट। आप अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं, और वीडियोस वॉच कर रहे हैं आप रेगुलरली, तो आपने पहले वीडियो भी देखा होगा। जब टच करते हैं तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं अगर ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। तो क्वेश्चन में इट इज गिवन 2 स्फीयर्स मेड ऑफ इक्वल मेटल, तो ये इक्वल हो गए, तो दीज आर आइडेंटिकल। और ये आइडेंटिकल होने पर क्या होगा, इनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। टच करने के बाद ध्यान रखिए यहाँ 10 और यहाँ -20, तो ये जो इसका 10 और -20 दोनों इनके ऊपर बराबर बंटना है। देखिए कैसे बंटना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए, यानी 10 -20 अपॉन 2 करिए, क्योंकि दोनों पर बराबर बंटना है। तो ये कितना रह जाता है, ये रह जाता है -5, और इसके ऊपर भी -5। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों के ऊपर माइक्रो कूलम ही रहना है। और एक चीज का और है, आप यहाँ पर चाहें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमने इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, जो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया वो सही है क्या। आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर ये क्लियर नहीं है तो दोबारा समझ लीजिए। जो भी चार्जेस हों, अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो चार्जेस जो भी हैं उन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 करिए। तो उन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 करके उन दोनों में ही उस चार्ज को बांट दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5, तो दूसरा भी होगा -5, तो दोनों को -5 हम दे देंगे। अब इसमें चार्ज कंजर्वेशन देखिए। शुरुआत में चार्ज देखिए, टच करने से पहले चार्ज कितना था हमारे पास में -10, और टच करने के बाद कितना -10। इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल हमने कर दिया। तो अब ऐसा करने के बाद अपना क्वेश्चन हो चुका है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो इसमें पहले जो एफ लिखेंगे उसको मैं लिख देता हूँ के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। के Q1 की वैल्यू 10 माइक्रो कूलम, ध्यान रखिए 10 और -6 कर देना माइक्रो कूलम को कूलम बनाने के लिए, इनटू -20। माइनस की जरूरत नहीं है, आप बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं इनमें फोर्सेस में हमें माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, दिस इज अवर फर्स्ट फोर्स। और दूसरी जो एफ डैश होगी वो फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी, एफ डैश हो जाएगी अगेन, क्योंकि एयर में ही रखा हुआ है इसको के Q1 अब यहाँ पे चेंज हो चुका है, -5 मीन्स 5 माइक्रो कूलम करना है, 10 टू पावर -6, दूसरा भी 5 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। दूरी वही है जो पहले पर रखा हुआ था। इस क्वेश्चन बोलता है कि उसी दूरी पर हमने इसको रख लिया। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में वी गेट रेशियो इक्वल टू 8/1, क्योंकि इन दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे सारी चीजें कटती चली जाएंगी। दिस ऑल थिंग आप इसको डिवाइड करके लिखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने मौजूद है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लीजिए हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। इसकी साइड्स जो है आप ए मान लीजिए। अब इसमें बोल रहे हैं कि यहां पर चार्जेस रखे हुए, ये पॉइंट ए है, यहां पर चार्ज रख दीजिए Q, ये पॉइंट को दे दीजिए B और यहां पर चार्ज रख दीजिए +Q, और ये पॉइंट जो C है इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करानी है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E वो चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो हमें इन दोनों चीजों को यहां पर इस पॉइंट पर C पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत से बच्चे हमने देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो या फोर्स निकालनी हो, आप तो बस चार्ज के ऊपर यही निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें तो सवाल में देखना है कि सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां निकालनी है। वो पॉइंट होगा। फोर्स निकलती है दूसरे चार्ज पर, ध्यान रखिएगा, इतना अंतर समझ लीजिए। फोर्स की बात करते तो वो डेफिनेटली यहां निकालते हैं आप। फोर्स चार्ज पे निकालनी है और खाली जगह में सिर्फ पॉइंट होगा। देखिए यहां पे कोई चार्ज नहीं है, खाली जगह में सिर्फ पॉइंट होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपने वीडियोस वॉच किए हुए हैं, अच्छी तरह से नहीं किए हो तो प्लीज डू वॉच द वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको दे देता हूं। KQ/R² में ड्राइव किया हुआ था। आर क्या होती है? वो दूरी थी जो चार्ज से होती है। अब देखिए यहां पर जो दूरी है वो हमारे पास में A मौजूद है। ये दूरी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां पर E की मैग्नीट्यूड तो इतना हो जाएगा इस चार्ज की वजह से। दोनों चार्जेस की वजह से निकालनी है। एक को देख रहे हैं, एक को छुपा दीजिए, भूल जाइए दूसरा चार्ज भी मौजूद है, इसको टोटली भूल जाइए। तो इसकी वजह से E जो आएगी KQ/A² हो जाएगी। इसको हम E1 लिख लेते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ/A²। यहां पे R की बदली हमने ले ली A। लेकिन इस सवाल में दूसरा अभी हमें डायरेक्शन देने की भी तो जरूरत है ना। E को मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन देनी है। तो डायरेक्शन प्लस के लिए ऑलवेज अवे, ये ऑलवेज अवे डायरेक्शन हमने दे दी। तो डायरेक्शन वाला पार्ट भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। ये डायरेक्शन ये जा रही है ऐसे। इसी लाइन के अलोंग डायरेक्शन देनी है। आप ऐसे तिरछी इस तरह से अपनी मर्जी से मत दे देना। लाइन खींचना, सीधी सीधी लाइन, और उसी के अलोंग देना, उसी के अलोंग अवे, अवे +Q की वजह से। सेम इस काम को हम इसके लिए करेंगे। तो इसके लिए E2 लिख देता हूं। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E2 अगेन KQ/, ये दूरी देखनी पड़ेगी हमें कितनी हो जाएगी A, तो KQ/R² हो जाएगा। और इसकी भी डायरेक्शन देनी पड़ेगी इससे अवे। तो ये तो हमारा हो गया E1, ये हो गया E2। और जो इसका नेट निकल के आएगा, नेट निकल के कितना आएगा? जब भी दो वेक्टर आपको तिरछे दिखें तो उसका नेट आंख बंद करके लगभग बीच में इनके में आपको शो कर देना है इस तरीके से। ये इसका नेट होगा E बोलेंगे हम इसको। इसका जो नेट होगा E नेट इन दोनों वेक्टर्स का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो E नेट जो होगा इन दोनों के बीच में होगा। और E नेट का फॉर्मूला 11th से हम अच्छी तरह से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप आज पढ़ लीजिए। क्या करें सर, भूल जाते हैं। 11th तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो हम 12th में पहुंच गए। कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए तो क्या हुआ, बार बार करेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार में तो याद होगी ना। तो E नेट का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूं। अब की बार आई होप कि आप भूलेंगे नहीं। यहां क्या करना? E1 का स्क्वायर करना प्लस E2 का स्क्वायर करना प्लस 2E1 E2 करना और एंगल लिख देना cos थीटा। जहां थीटा होगा ये एंगल, इन दोनों E1 और E2 के बीच में एंगल। बच्चे गलती कर जाते हैं, एंगल ये वाला ले जाते हैं बहुत से बच्चे। ये एंगल की जरूरत नहीं है हमें, जैसे एंगल के लिए मना करिए, ये एंगल चाहिए इन दोनों के बीच में। तो ये एंगल कौन सा होगा? जो यहां होगा। और क्या आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना एंगल बनता है? यू नो इट वेरी वेल। ये तो आपको अच्छी तरह से याद है, बचपन से याद है, तो बहुत पहले से ये चीजें आपको याद है। वेरी गुड। तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। इसमें अब हमारे में प्लेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेस करके इसकी E नेट को निकालता हूं। देखिए E नेट हो जाएगा, अंडर रूट लगाइए E1 स्क्वायर। E1 स्क्वायर मीन्स KQ/A² का होल स्क्वायर। E2 स्क्वायर, E2 स्क्वायर भी कितना है हमारा? KQ/A² का होल स्क्वायर प्लस 2E1 E2। 2E1 E2 मीन्स 2 KQ/A² इंटू E2 का मतलब KQ/A² इंटू में हमें करना है इसको 2, इसमें साथ में cos of 60 भी हमें लिखना है, ये चीज मत भूलिएगा। और cos 60 की वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी भूल गए क्या? नहीं, आप ये जानते हैं। नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना cos 60 की वैल्यू 1/2। इन दोनों को आप कैंसिल करा दीजिए। तो अब हमारा काम क्या रह गया? इनको हमारा काम रह गया बस तीनों को जोड़ देना। अंडर रूट में देख लीजिए कितने, 1 2, इनको भी स्क्वायर करके लिख दूं
ये दोनों है तो स्क्वायर लगा दो, इसके ऊपर एक मिटा के ये लीजिए, इसके ऊपर एक मिटा के स्क्वायर लगा दिया, ये 2 तो कट ही चुका, ये भी हटा दिया, तो कितना बचा हमारा 3KQ/a² का होल स्क्वायर। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट दिस आंसर √3KQ/a²। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सरल था, इसमें कुछ नहीं है। आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ आंसर्स फ्रॉम यू। लीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लेट अस डू इट। इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हंग फ्रॉम इक्वल स्ट्रिंग्स। आप इक्वल स्ट्रिंग्स से आप इसमें हंग करिए, इनको लटकाइए, ये लटका दिए, दोनों पे चार्ज सेम है, ठीक है। और आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर हंग फ्रॉम इक्वल स्ट्रिंग्स, आइडेंटिकल है तो इनका मास भी आपको सेम रख लीजिए। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। तो आप जैसे इसको बनाने वाले हैं तो ये अभी हमने क्वेश्चन देखा था, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, ये रिपेल करा दीजिए, ये रिपेल हो जाएंगे, रिपेल होके ये यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि रस्सी की जो टेंशन है यहाँ पर, ये जो टेंशन है इसको T sin थीटा, अगर आपने वॉच किया हुआ ये वीडियो दैट्स गुड, ये इसको रोकेगी। और यहाँ पर लगेगी T cos थीटा और ये इसको mg को रोकेगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब इसमें बोल रहे हैं कि पहली बार में तो हमने इसमें ये किया, एंगल भी देखे चल रहे हैं, एंगल यहाँ पर बोल रहे हैं कि 30 डिग्री का बनेगा, तो इट मीन्स ये 15 डिग्री का एंगल आपके पास में होगा, ठीक है। अब इसकी आप इक्वेशंस बना दीजिए, हमने अभी बनाई थी लास्ट वीडियो में इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास में क्या बनेगी, हम F = T sin थीटा, तो F = इसकी इक्वेशन बन जाएगी mg tan थीटा। पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था सेम हमको उठा के ऐसा ही इसको कर देना है, करेक्ट। तो ये जैसे हमने इसको इक्वेशन को बनाई, ये इक्वेशन किस में बनी हुई है, ये अभी एयर में रखे हुए हैं डियर ऑल। यहां पर ये क्वेश्चन घूमा कैसे है, अब बोल रहे हैं कि आप इसको अब किसी लिक्विड में डाल दीजिए, ऐसे इसको उठा के लिक्विड में डाल दो। तो लीजिए हम इसको लिक्विड में डाल देते हैं, ये किसी लिक्विड में हमने इसको डाल दिया। अब लिक्विड में डालने के बाद में पूछ रहे हैं कि ये एंगल पे कोई फर्क पड़ा, नहीं जी, एंगल वही रहा 30, एंगल वही है 30 डिग्री है इसमें, है ना, 30 डिग्री का एंगल रहा है, गॉट इट। लेकिन अब ये किस में डले हुए हैं, लिक्विड में, तो फर्क किस चीज का पड़ा इस लिक्विड में, फर्क किस चीज का पड़ा, फर्क पड़ा जी का। आप ध्यान रखिए, ये बात ऐसी हो गई कि यहाँ जो एयर में जो जी लगता है, लिक्विड में वो जी नहीं लगेगा। कभी आपने आप देखिए पानी में अंदर आप जाते हैं, कोई भारी चीज को ले जाते हैं, तो वहां पर वो जी नहीं, mg नहीं रहती, वहां कुछ और हो जाती है, mg' हो जाएगी, जी कुछ और हो जाएगी। और क्या आप जानना चाहते हैं वो जी और इस वो जो लिक्विड में g' लगती है और एयर में जो जी लगती है, उसमें क्या रिलेशन हमें मिलता है? आर यू इंटरेस्टेड टू नो इट? ये 11th में हम इस चीज को कर चुके होते हैं। ये हमारे पास में रिलेशन आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी में 11th में हमने ड्राइव किया हुआ है। जो g' जो निकल के आती है लिक्विड की होगी g', ये वो इस g का ये वाला पार्ट होती है, डेंसिटी होती है लिक्विड की अपॉन डेंसिटी होती है सॉलिड, जिसकी आइटम जो आपने इसमें पानी में डाला है, करेक्ट। तो यहां d सॉलिड कौन होगा, ये डेंसिटी होगी स्फीयर की डेंसिटी, और ये डी लिक्विड क्या होगा, ये डी लिक्विड होगा जिस लिक्विड में हमने इसको डाला। ये इसकी डेंसिटीज हमने लिखी हुई। ये रिलेशन आपको हमें ये एज्यूम करके चलना है कि दिस रिलेशन यू नो, ये रिलेशन 11th में हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। दिस वी हैव टू एज्यूम। आप तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एयर के कंपैरिजन में कहीं पर भी हम इसको किसी को चीज को डालते हैं तो उसमें इस अमाउंट से नई g' हो जाती है। अब बस अपना ये काम हो गया। अब इस सेट के लिए हम दोबारा इस इक्वेशन को बना लेते हैं। इस इक्वेशन को ये जो बनाई है ना, सेम डिट्टो एज इट इज। अब वहां पे क्या करना है आपको, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर जो हमारी जो F जो लगने वाली है कूलॉम फोर्स की, वो F भी कुछ और हो जाएगी, वो F' कर लेते हैं उसको।
गॉट इट। तो इसी के रेस्पेक्ट में मैं लिख देता हूं इसको, एफ डैश इज इक्वल्स टू एम जी डैश हो जाएगा टेन थीटा। सवाल में बोल रहे हैं कि थीटा तो सेम ही है 30 डिग्री, ये थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। अब जरा एफ डैश को लिखना हमारा बाकी है। एफ डैश कैसे लिखें, अब यह के नहीं लिख सकते हम, याद है। अब यहां मीडियम आ गया, ये मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। ये इन चार्जेस को देखिए आप, इन चार्जेस को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये मीडियम में रखे हुए हैं। तो मीडियम में अगर हमें ये ड्रॉ करने हैं, तो मीडियम में ड्रॉ करने के लिए हमें फोर्स लिखनी है, तो मीडियम के लिए हम क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं, और ये चार्जेस होते हैं Q1 Q2, यहाँ पे Q स्क्वायर अपॉन दूरी जो x स्क्वायर है। समझ आई बात, ये एप्सिलॉन लिखना पड़ता है मीडियम के लिए। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस एप्सिलॉन को हटा देते हैं और 4 पाई इधर लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। और ये हमें चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर इस f को मैं उठा के यहां रख देता हूं, बस मैंने इस f को रखा इधर। तो इस f को रखते ही हमने क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी डैश टेन थीटा। और जो पहला वाला f होगा जो एयर में रखेंगे, एयर में इस इक्वेशन को देखिए, ये जो इक्वेशन नजर आ रही है आपको एयर वाली, दिस वन, ये इक्वेशन जो हमें आ रही है, इसमें f जो लिखना है यहाँ, तो k Q1 Q2 लिखना है अपन। तो यहाँ के लिए भी लिख देता हूं मैं, k के लिए क्या लिख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k को लिख दिया मैंने ऐसे, Q स्क्वायर, दूरी वही रहेगी क्योंकि एंगल सेम है, x स्क्वायर ही रखेंगे, m। अब यहाँ g लिखना है हमें और ये tan थीटा लिखना है। बस ये दो इक्वेशन अगर आपने बना ली तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कर चुके हैं। ये दो इक्वेशन कैसे बनी है, पहले तो हमने लिखा है इन चार्जेस को रखा है एयर में, तो एयर के लिए ये कंपोनेंट ड्रॉ करके हमें ये मिलता है, F इज इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा मिल गया। F उठा के रख दी, किसी लिक्विड में डालने पर हमें क्या मिलता है, F ये मिलता है एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r करके लिख देते हैं। अब क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि एंगल सेम है लिक्विड में डालने के बाद भी, वो रस्सी जो घूमी है ना, वो एंगल, ये एंगल जो है रस्सियों का वो सेम है, तो वहां भी हमने इसको एंगल को सेम होने की वजह से दूरी भी दोनों में सेम रखी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां जी डैश होगा और यहाँ ये टेन थीटा सेम ही रखना है। अब जैसे ही हमने इसमें इसको किया, तो इसको करके हम इसमें डिवाइड लगा देते हैं इसको, और डिवाइड लगा के व्हाट वी गेट दिस। और यहाँ जरा इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जी डैश की वैल्यू हमने क्या लिखी है, याद रखिए, ये देखिए जी डैश की वैल्यू ये आपके सामने लिख रही है ऊपर। इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, डी लिक्विड ऊपर, नीचे डी सॉलिड। तो जी डैश को क्या लिखें, जी 1 माइनस डी लिक्विड और नीचे डी सॉलिड अपॉन ये जी, इस जी से ये जी कैंसिल हो गया। अब जो हमारा 1/एप्सिलॉन r आ रहा है डियर ऑल, वो हमें यही तो कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। एप्सिलॉन r मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ 1 माइनस इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। और ये वैल्यूज क्वेश्चन में डी लिक्विड की वैल्यू हमें दी हुई है, डी लिक्विड की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है, इट इज दो डेंसिटीज दी हुई है 0.8 और 1.6। 1.6 तो हमारी डी सॉलिड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.6 डी सॉलिड, और डी लिक्विड हमारे पास दी हुई है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं, इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट 1/2। तो वी आर गेटिंग दिस 1 माइनस 1/2 is equals to 1/epsilon r, और 1/epsilon r is equals to 1/2, it means epsilon r is equals to 2। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, बट कंसेप्चुअल बेसिस का एकदम से सुप्रीम क्वेश्चन है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्लीज डू वॉच ऑल द वीडियोज, और सब्सक्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिए हैं उनको ध्यान से देखिए, एक एक वीडियो को, उनके नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाएंगे आप, ऐसी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करते रहिए। मैं आपको ऐसी क्वेश्चंस बताता रहूंगा, और जो भी इस बुक में देखिए करेक्शंस बहुत होते हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। आप अगर और दूसरे सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, इट इज गुड, पर ध्यान रखिए क्या वो दूसरे सोर्सेज हैं जो बुक्स में करेक्शन है उनको करा पा रहे हैं। अगर वो करा रहे हैं, इट्स वेल,
अगर नहीं करा रहे तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आपको बता के चलें कि कहाँ कौन से करेक्शन करने हैं। और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं दोबारा आपके साथ में। थैंक यू, टेक केयर, इट्स बाय फॉर नाउ।